नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उद्धव ठाकरे ने नियुक्त किए शिवसेना में 100 से ज्यादा नए पदाधिकारी। वहीं शिंदे गुट ने किया नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का ऐलान। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा, शिंदे को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का कोई हक नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज जगदीप धनखड़ ने दायर किया नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ दिखा एनडीए का पूरा कुनबा। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुई सख्त। कहा, आरबीआई चाहता है क्रिप्टो करेंसी पर हो बैन, लेकिन इसके लिए वैश्विक मदद की है दरकार। शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 760 अंकों की बढ़त के साथ 54,521 के स्तर पर हुआ बंद, तो निफ्टी 229 अंक की उछाल के साथ 16,278 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से। देश के सर्वोच्च पद के लिए आज वोटिंग हुई। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कांटे की टक्कर है। अब कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये 21 जुलाई को साफ हो जाएगा। लेकिन आज दिन भर देश का सियासी पारा गरमाया रहा। राष्ट्रपति चुनाव में कहां हुई क्रॉस वोटिंग? क्या यशवंत सिन्हा के समर्थन में पड़े वोट या फिर द्रौपदी मुर्मू के लिए तैयार की गई रणनीति? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी आज से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र की। इसके अलावा चर्चा होगी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत की। ये भी जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ क्यों और कहां दर्ज हुआ मामला। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, आज दिन भर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश का सियासी तापमान काफी गर्म रहा। 21 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसके लिए आज जनप्रतिनिधियों ने वोट डाले। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच कांटे का मुकाबला है। तो कहां हुई क्रॉस वोटिंग और किसके समर्थन में पड़े सबसे ज्यादा वोट, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के सांसद और विधायकों ने आज सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा दी है। अब जीत द्रौपदी मुर्मू की होगी या यशवंत सिन्हा की, ये 21 जुलाई को साफ होगा, जब वोटों की गिनती की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंचे, तो बिहार के सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार स्ट्रेचर पर लेटकर वोट डालने के लिए बिहार विधानसभा आए। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संसद भवन के पोलिंग सेंटर में वोट डाला। राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायकों ने अपने वोट राज्य विधानसभा में बने पोलिंग बूथों पर डाले। वोटिंग से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर सभी विधायक और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। सिन्हा की अपील का असर भी दिखा, क्योंकि दिन भर क्रॉस वोटिंग की खबरें आती रहीं, लेकिन क्रॉस वोटिंग दोनों ही ओर से हुई, क्योंकि कई विपक्ष के विधायकों का दावा है कि उन्होंने मुर्मू को वोट दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने यशवंत को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग की सबसे ज्यादा खबरें पश्चिम बंगाल और असम से आई। असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कई विधायकों ने सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात कही, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई सदस्यों के यशवंत सिन्हा को वोट देने की बात सामने आई। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कम से कम 2 सांसद और 7 विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी देखने को मिली है। पंजाब में अकाली विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने तो वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया, जबकि अकाली दल ने मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधला जडेजा, यूपी में सपा विधायक शिवपाल यादव, शहजिल इस्लाम और उड़ीसा में कांग्रेस विधायक मुकीम ने भी क्रॉस वोटिंग की है। सभी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वोटिंग का काम तो पूरा हो चुका है, अब देखना है कि नतीजे क्या आते हैं। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। अब कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, ये 21 जुलाई को सबके सामने होगा। वहीं आज से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में ही मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। महंगाई, अग्निपथ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने ऐसा मोर्चा खोला कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, यानी दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा चलता रहा।
संसद का सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष से सहयोग की अपील की थी। यहां तक कि सुबह सुबह पीएम मोदी ने भी सदन को सुचारू रूप से चलाने की विनती की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का सदन का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। पीएम मोदी की इस अपील के बावजूद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही हंगामा बरपना शुरू हो गया। राज्यसभा में सत्र शुरू होने के करीब 1 घंटे के अंदर ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने हल्ला बोल कर दिया, जिसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने जमकर बवाल मचाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बढ़ती महंगाई पर जबरदस्त हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तब इतना जोरदार हंगामा हुआ, इससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान सरकार ने 32 बिल सूचीबद्ध करवाए हैं। इनमें से 24 नए बिल होंगे, लेकिन अगर विपक्ष के सुर ऐसे ही मुखर रहे तो सरकार के लिए बिल पास करवाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि केंद्र इस चुनौती का सामना कैसे करती है। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, लेकिन मुश्किलों में फंसे फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जरूर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 2018 में किए गए एक पोस्ट के चलते विवादों में घिरे मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें अचानक ही बढ़ गई थीं, क्योंकि उन पर एक साथ कई मामले दर्ज करा दिए गए थे। लेकिन इस बीच अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2018 में किए गए एक पोस्ट के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि शिकायत करने वाला ही अब गायब हो चुका है, लेकिन मामला बढ़ चुका है और जुबैर के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जुबैर के खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से ना रोके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वो एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। ये दुष्चक्र परेशान करने वाला है। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है। बता दें कि जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में कुल 6 एफआईआर दर्ज हैं, जिन पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर सीजेआई जस्टिस एनवी रमन ने जुबैर की वकील से कहा था कि वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मेंशन करे, जहां पहले से ही मामले की सुनवाई हो रही है। यानी सरकार को आज कोर्ट की कड़ी फटकार मिली है। जुबैर को बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अब बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस ने अब बीजेपी को उसके ही हथियार से मात देने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी नेताओं के खिलाफ बीजेपी के दुष्चक्र को रोकने के लिए अब कानून का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रचारित करने पर बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई और अब एक और मामले में मोदी सरकार की मंत्री को ही घेर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज कराई गई है एफआईआर। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ भी दर्ज किया गया है मामला। इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कोतवाली थाना रांची में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रसाद ने कहा कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे वायरल कराया। ये सारा काम कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार और पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया। दरअसल कांग्रेस नेता अजय कुमार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। अपने बयान में अजय कुमार ने राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की प्रशंसा की थी और बाद में यशवंत सिन्हा और मुर्मू के बीच में अंतर भी बताया। इसी बयान का एक हिस्सा काटकर बीजेपी नेताओं ने वायरल किया। स्मृति ईरानी ने इसे आदिवासी नेता का अपमान बताया था, लेकिन अब वो खुद मुश्किल में फंस गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता रंजन प्रसाद ने कहा
कि बीजेपी का आदिवासी सशक्तिकरण या उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चुनावी नफा नुकसान के तहत किसी समाज और धर्म से जोड़कर ध्रुवीकरण का खेल इनकी आदत बन गया है। देश का दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस प्रकार का गैर कानूनी कृत्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। प्रसाद ने कहा कि आदिवासी समाज के बीच भाजपा के राजनीतिक विद्वेष और आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा के चलते किसी प्रकार की भ्रांति ना फैले, इसलिए कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के एक्शन से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फेक न्यूज चलाने के मामले में अब स्मृति ईरानी को भी पुलिस के सामने पेश होना होगा। इधर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए विवादित परिसर की एएसआई से खुदवाई करवाकर सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई दखल देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईद मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा अदालत में दाखिल सभी आवेदन को 3 महीने में निपटाने का आदेश दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि ईदगाह के विवादित परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो मंदिर होने के जिन सबूतों का दावा किया जा रहा है उसकी असलियत सामने आ सकती है। यह आदेश जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में मनीष यादव की याचिका पर दिया। सीनियर वकील आदिश अग्रवाल और शशांक सिंह ने बहस की। आवेदक का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक रिसर्च और सर्वे कराने की मांग को लेकर सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं, जो कि साइंटिफिक सर्वे के बाद सामने आएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्षकार मनीष यादव ने मई में याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रहे सभी मामलों को 4 महीने में निपटाने का आदेश दिया था। इसी मामले में दोबारा आवेदन मनीष यादव की तरफ से लगाया गया, जिसमें अदालत ने नए सिरे से आदेश जारी किया है। इस बीच यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 14 जुलाई को मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एएसआई से सर्वेक्षण कराई जाने वाली याचिका को खारिज किए जाने की अपील की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सिविल जज को ये अर्जी देने का अधिकार नहीं है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के क्षेत्र अधिकार पर सवाल उठाए हैं। बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती महंगाई की। देश की जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब खाने पीने की चीजों के दाम भी आम आदमी का दम निकाल रहे हैं। जीएसटी की दरों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पैकेट बंद चीजों की कीमतों में आग लग गई है। कीमतों में हुए इजाफे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है। जरूरत की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दही, लस्सी, चावल, पनीर के साथ साथ कई सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य पदार्थों को 5% जीएसटी स्लैब में लाने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी की मास्टर क्लास। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। राहुल गांधी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शॉर्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी बढ़ गई है। जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। अब जब सरकार लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाएगी तो विपक्ष तो बरसेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार कब राहत देगी, कब तक लोगों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।